दशक में आजादी के आंदोलन में बहुत सी मुसलमान महिलाओं ने हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं ये इतिहास के पन्नों से भी गायब है। इनमें से अभी एक का नाम तो साथ ही मधु भी ले रही थी, मधु जी भी, लेकिन आगे मैं कुछ और नाम लेना चाहूंगी, जैसे अजीजन बेगम। ये कानपुर में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व करने वाली महिला थी। और इनकी अगली कड़ी में है बेगम हजरत महल, जिन्हें आप सभी जानते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु के पश्चात अवध पर इन्होंने शासन किया था। इसके बाद आबादी बानो बेगम, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक विशेष कार्यकर्ता रही, जिन्हें अम्मा बीबी कहा जाता है, और इन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया और ब्रिटिश से मुक्ति के लिए संघर्ष किया। फिर मैं एक नाम लूंगी, निशतुन्निसा बेगम। पूरा समय इन्होंने लड़कियों की शिक्षा में लगाया। इसके बाद है बेगम खुर्शीद ख्वाजा, जो 1920 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में हिस्सा लिया और इलाहाबाद के हमीदा गर्ल्स स्कूल नाम से एक कॉलेज भी इन्होंने खोला था। एक और नाम है आमिना तैयब जी, रेहाना तैयब जी। ये सभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रही और इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ऐसे ही कुछ नाम है, जैसे श्रीमती सकीना लुकमानी, आमिना कुरैशी, फातिमा तैयब जी, सादत बानो, फातिमा बेगम, सिफतुन्निसा। ये सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने संघर्ष किया देश के लिए, देश की लड़ाई में, आंदोलन में शरीक हुई और देश की अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने में इनकी काफी सक्रिय भूमिका रही। और इस तरह से इन्हें भी याद करना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। फिर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की अच्छा हाँ, एक एक नाम और है, महिमा हसन इमाम, जो सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ी रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये औरतों का एक संघर्ष है, मुसलमान औरतें हैं सारी जिन्होंने संघर्ष किया। और फिर हम देखते हैं कि हमारे देश में जो विभाजन हुआ, विभाजन के दौरान जो जिल्लत, जो परेशानी औरतों को झेलनी पड़ी बलात्कार के नाम पर और सारी चीजें से, आप सब रूबरू हैं इन सब बातों से। और अब मैं और भी थोड़ा सा संक्षेप में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि स्वतंत्रोत्तर भारत में हम देखते हैं कि देश किस तरह से, अगर मतलब औरतों का हम देखें, औरत के लिहाज से, तो जैसे एक इसम दो आधार पे देश रहते हैं, एक शिक्षित औरतें, एक अशिक्षित औरतें। मैं शिक्षित औरतें उन्हें कह रही हूँ जो खासकर उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों से संबंध रखती हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति को चुना, बहुत सारे प्रोफेशंस को चुना, बहुत सारे वो कला, साहित्य, संगीत, मतलब काफी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। लेकिन इसके इतर जो अशिक्षित तबका रहा है, वो ज्यादातर इनके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण था धार्मिक, राजनीति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना। हम देखते हैं कि जो मध्य वर्ग है वो एक तरह का उसकी अलग तरह की समस्याएं हैं, जिनको पहले भी मैंने पॉइंट आउट किया था कि वो कैसे मेहर, तलाक, बहुविवाह और ऐसे बहुत से मसलों को लेके वो पर्सनल लॉ की तरफ मतलब उनकी हर चीजें एक धार्मिक तरीके से गवर्न हो रही है, जहां पे हम देखते हैं कि संविधान से ज्यादा धर्म को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। और ये पर्सनल लॉ जो है, जिसका गठन भी खुद इन पुरुषों ने ही अपने तरीके से किया और सारे कानून अपने मुताबिक संक्षिप्त करेंगे आप, थोड़ा सा संक्षिप्त। हाँ, बस बस अब ये खत्म हो रहा है, मेरी बात पूरी हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं और इसमें एक सबसे जब 80 के दशक का जो नारीवादियों का मुद्दा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा तरजीह जो दी गई थी सन 1985 में शाहबानो केस। शाहबानो केस का जिक्र मैं इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि शाहबानो एक बहुत ही मामूली से एक महिला थी जिसको उसके शौहर ने उसके तलाक दे दिया था। वो 75 वर्षीय महिला थी। जब उसने कोर्ट में गुहार लगाई तो हम देखते हैं कि उसके साथ भी न्याय नहीं होता और अंत में 1986 का वो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम लाकर इस चीज को भी खत्म कर दिया जाता है और ये सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पे दे दी जाती है। अच्छा, एक और बात जो मैं आप सबसे आपके सामने रखना चाहूंगी कि ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो जिस कुरान और जिस सुन्ना को आधार बनाया गया है इस इस्लाम में, हम देखते हैं कि उसकी भाषा ही अरबी भाषा है और अरबी भाषा इतनी कठिन है जो लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे सब कुछ मतलब एक अनभिज्ञ से रह गए, अछूते से रह गए और कहीं ना कहीं उसको पढ़ने पे, उसको रटने पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि आप उसको बस पढ़ते रहिए, उसका अर्थ जानने की जरूरत नहीं है। इसका अधिकार भी इन कटमुल्लाओं ने, मौलवियों ने, जो अशिक्षित मौलवी, जिनको मैं असल स्कॉलर की बात नहीं कर रही हूँ।
तो इन लोगों का बहुत बड़ा डोमिनेट करने का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, औरतों को दबाने का, उनका शोषण करने का। और एक चीज और है जो श्रम की बात है, जो मैं देखती हूँ कि श्रम भी वो किस तरह का श्रम करती है, जो श्रमिक महिलाएं हैं जो खेतों में भी काम करती है, जो घरों में काम करती है, लेकिन ज्यादातर घरों में ही काम करती है, इसलिए क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं इस तरह की पहरेदारी है कि घर से बाहर जाना मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। घर की चार दीवारी में रह कर ही वो अपने अपने काम को उनके परिवार के द्वारा करने में ज्यादा उनको सराहना मिलती है। और औरतें खुद भी इस चीज को साबित करती हैं कि हाँ हमारी लिमिट यहीं तक है। लेकिन नहीं, इन सब के बावजूद मेरा मकसद सिर्फ कमियां गिनाना नहीं है, जागरूकता भी आई है, बहुत अवेयरनेस आई है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, अब सच में कुरान को पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उसकी शिक्षाओं को भी सार्वजनिक कर रहे हैं, क्योंकि अब हम किसी गलत फहमी या मुगालते में रहने वाले नहीं है। तो बस ये मेरी सारी बातें थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। बहुत शुक्रिया।